स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में किसी भी मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इसको डिस्कस किया था। ठीक है, आपने क्या देखा था? इन्वर्टिबिलिटी ऑफ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ये डिस्कस हम लोग किए थे। हम लोगों ने देखा था इसमें क्या डेफिनेशन देखी थी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, कब इन्वर्टिबल कही जाती है, ये डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करने का मेथड भी, तरीका भी देखा था। दो तरीके थे आपके, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके आप इनवर्स निकालते थे और एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे। और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद ही आप ये भी बता पाते थे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। आप देखते थे कि अगर जब एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते थे मैट्रिक्स पर और उसके एक या एक से ज़्यादा रो या कॉलम की सभी एंट्रीज अगर जीरो हो जाती थी तो आप कहते थे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। और अगर कोई भी रो या कॉलम एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद नॉन जीरो रहती थी तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती थी और उसका इन्वर्स भी निकालते थे हम लोग एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके। ओके, ये चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई और कंडीशन चाहते हैं, कोई एक अच्छी सी बहुत आसान सिंपल कंडीशन चाहते हैं जिससे हम ये बता पाएं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसकी हम कोई एक सिंपल सी कंडीशन चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इन्वर्स करने का हमारा वो तरीका था एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके जो इन्वर्स निकालने का तरीका था, उससे भी कोई और दूसरा तरीका और सिंपल तरीका हम डेवलप करना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने का। ओके, तो हमारे पास यही दो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि कोई एक अनदर कंडीशन ड्राइव करना चाहते हैं जिससे हम ये चेक कर पाएं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, क्योंकि वो तरीका एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का तरीका वो थोड़ा सा लेंदी तरीका था। ठीक है, हम कोई सिंपल तरीका चाहते हैं जिससे कि हम ये बता पाएं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं तुरंत सिंपल से कैलकुलेशन में, और साथ ही साथ में इन्वर्स भी कैलकुलेट कर पाएं। इन्वर्स भी कैलकुलेट करने का कोई दूसरा तरीका देखना चाहते हैं। तो यही हमारा जो है क्या है, यही हमारे दो क्वेश्चन है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है उन चीज़ों को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कैसे हम क्या कंडीशन होती है कि कोई मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होगी, कब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, और फिर उसका इन्वर्स और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने क्या देखा था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखी थी। सबसे पहले डेफिनेशन आपने देखी थी। डेफिनेशन क्या थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की? कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाती थी, यह डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए क्या थी डेफिनेशन, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन A is said to be invertible if there is a square matrix if there is a square matrix of order n, if there is a square matrix B of order n such that AB equal to BA equal to identity। स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल तब कही जाती है जब एक ऐसी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की एक ऐसी मैट्रिक्स मिले B सच दैट AB और BA का प्रोडक्ट जो है ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। मतलब AB और BA आपस में कम्यूट करें और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। तो हम बोलते थे क्या कि ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, और इस B को बोलते थे इनवर्स ऑफ A। ओके, और इसको डिनोट कैसे करते थे,
ये b इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ a एंड डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते थे a इनवर्स से, a इनवर्स से इस तरह से डिनोट करते थे a के इनवर्स को, ठीक है। b हमारा क्या होती थी, a का इनवर्स होती थी, और इसको हम जो है डिनोट करते थे a के इनवर्स को b इनवर्स, a इनवर्स, ओके। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया था, इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका देखा था, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करके। क्या मेथड आपने देखा था कि सपोज हमारे पास कोई ए गिवन कोई मैट्रिक्स है, कोई ए गिवन मैट्रिक्स होती थी, इसके इनवर्स एन ऑर्डर की, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ये ए, तो इसके इनवर्स अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके कैलकुलेट करते थे तो क्या काम करते थे आप, ए को लिख देते थे क्या, आई इंटू ए। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर इसको अप्लाई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करके ए पर अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते थे, कर रहे थे, तो क्या कर देते थे, ए को लिखते थे आप ए इक्वल टू आई ए, ठीक है। फिर क्या करते थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आप इस पर और इस पर अप्लाई करते जाते थे, और इसको बनाते थे आप क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको फिर क्या, किसी दूसरी मैट्रिक्स, यहाँ इसको भी किसी दूसरे मैट्रिक्स में ये चेंज होते हुए कोई मैट्रिक्स बी आ जाती थी, और यहाँ पर ए ऐसे एज इट इज रहता था, तो यही बी क्या होता था, इस ए का इनवर्स निकल जाता था। जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके निकाल रहे थे, तो आपने क्या किया था, फिर ए को आप लिखते थे इस तरीके से, ए इक्वल टू ए आई। अब इस पर क्या करते थे, इस पर और यहाँ पर आइडेंटिटी पर सेम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को आप चेंज करते थे, इस इक्वेशन में रिड्यूस करते थे, आई इक्वल टू ए बी, और इस बी को बोलते थे क्या, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके आप इनवर्स कैलकुलेट करते थे। अच्छा, अगर जो है क्या होता था, यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी, इस पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आप देखते थे कि इसकी किसी इसके एक या एक से ज़्यादा रो या कॉलम में अगर पूरी की पूरी एंट्री जीरो हो जाती थी, तो आप बोलते थे कि ये क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम कंडीशन ड्राइव करेंगे, एक अनदर कंडीशन ड्राइव करेंगे जिसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंडीशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा, कुछ इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे, कुछ रिजल्ट्स को स्टेट करेंगे, और उसकी उन्हीं सब की मदद से फिर जो है फाइनली कंडीशन तक पहुंचेंगे। जो कंडीशन हमको चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, ये कंडीशन तक हम पहुंचेंगे फिर, ओके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो है कुछ चीज़ों को डिफाइन करना है, तो पहले डिफाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, सो हम लोग जो है फर्स्ट टर्म जो डिफाइन करने वाले हैं वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या है, मान लिया हमने लेट ए इक्वल टू ए आई जे, मान लिया ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। मान लिया ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स capital Aij n cross n, then the transpose of this matrix is called adjoint of A and denoted by adjoint A, where capital Aij is cofactor of elements Ai
जी, क्या डेफिनेशन है इसकी एडजॉइंट की किसी मैट्रिक्स के? ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने उसकी इसके सभी जो भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाई। कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज ले लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या होगा? हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन है। कहने का मतलब आप इसको दूसरे तरीके से इस तरह देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि मान लीजिए 3x3 के लिए हम बात कर लेते हैं। कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, फॉर n इक्वल टू 3 की पर बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। लेट हमने मान लिया कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, A11, ओके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास 3x3 की। तो इसके एडजॉइंट का मतलब क्या है? एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए से। ये होगा क्या, कैसे डिफाइन होता है? इस सभी एलिमेंट्स की, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के कोफैक्टर्स आप निकाल लिए। इसका कोफैक्टर सपोज A1 कैपिटल A11 है, इसका A12 है, इसका A13 है, उसी तरीके से A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, और इसका आप क्या कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वही क्या जाएगा? एडजॉइंट आएगा। ये है एडजॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। एक एग्जांपल की मदद से हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व समझते हैं, ओके। तो एक एग्जांपल की मदद से हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है ये एग्जांपल। लेट ए इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास कोई 2x2 पे बात कर लेते हैं, 2 3 1 4, ये कोई मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या निकालें? सभी एंट्रीज का कोफैक्टर। तो ये फर्स्ट एंट्री है, इसका कोफैक्टर को हम A11 से डिनोट करते हैं। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए कैसे आप निकालेंगे? इस रो कॉलम को हटा दिया, आपका आ गया कितना? 4, ये 4 हो गया, और यहाँ पर साइन प्लस होता है, ये प्लस हो गया, ठीक है। इसका उसी तरीके से इसका कोफैक्टर ये कौन सा एलिमेंट है? A12 है, ठीक है। इससे पास होने वाली रो कॉलम को हटा दिया, आपका आ गया 1, साइन क्या होता है? माइनस। उसी तरीके से A21 निकालिए, A21 आपका ये है, इससे पास होने रो कॉलम को हटा दिया तो आ गया 3, और इसका साइन नेगेटिव होता है। उसी तरीके से A22 आप निकालेंगे, A22 आपकी ये एंट्री है, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, इसको आपने हटा दिया, सिर्फ बचा आपका 2, और इसके करस्पॉन्डिंग साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये आ गए कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होगा? A11, A12 और A21, A22, सारी वैल्यूज पता है, आप इसको रख दीजिए। A11 आपका है 4, A12 आपका -1, A21 आपका -3, और A22 आपका कितना है? 2। तो ये आपका क्या आ गया? इसका ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट को डिफाइन किया, और इस तरह से एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। को फैक्टर्स निकालेंगे सभी एंट्रीज की, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही हमारा क्या होगा? एडजॉइंट होगा, ओके। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो है किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स में एक रिलेशन होता है। कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एडजॉइंट में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम एक थ्योरम के नाम से स्टेट करेंगे, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेट करेंगे, ठीक है। सो थ्योरम फर्स्ट जो है वो हमें रिलेशन बताती है किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स में, ठीक है। थ्योरम फर्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर n की, उसके लिए क्या होता है? ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए, और इसकी वैल्यू होती है, मतलब एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए अपने एडजॉइंट से कॉम्यूट करता है, और इसकी जो इन दोनों के प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ये प्रॉपर्टी है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम को हम विदाउट प्रूफ स्टेट केवल करेंगे,
ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो हमारे लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, सिर्फ जो है ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसको हम लोग वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो सपोज हम वेरिफिकेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, वेरिफिकेशन फॉर 3x3 के लिए, 3x3 की मैट्रिक्स के लिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, ए हमने 3x3 की कोई मैट्रिक्स लिया है, जनरल मैट्रिक्स, और ए इंटू एडजॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए हमने 3x3 की सपोज ये ले लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका एडजॉइंट सपोज ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये हमने ले लिया। इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि ये इस रो, ये रो हो गई, और ये जो है कॉलम, ये इन्हीं रो के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या है, कोफैक्टर है, कोफैक्टर है। तो इनके प्रोडक्ट का सम क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, आपने देखा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस रो को इस कॉलम में, यहाँ पे एडजॉइंट्स वाले कॉलम में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंट्रीज फर्स्ट रो की हैं, और ये जो कोफैक्टर्स है ये सेकंड कॉलम का कोफैक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, ये एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसकी किसी रो या रो की एंट्रीज को अगर उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में प्रोडक्ट करके सम किया जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल आती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 0, ये 0, फिर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, 0, 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इसका इसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ये इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हैं, इनको जो है हम सेकेंड कॉलम्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे उसी तरह ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ ये आएगा, यहाँ पर डिटरमिनेंट आएगा, बाकी सब जगह एंट्री 0 होंगी। अब देखिए, तो हाँ, यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां से मैट्रिक्स, बिल्कुल, इसको क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स है ना, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बच गई, ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 है। ओके, सिमिलरली आप ये कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, तो सो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। तो ये वेरीफाई हो गया इस तरीके से 3x3 के लिए, किसी भी के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये प्रूफ नहीं है, इसका सिर्फ एक वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट जो है रिजल्ट्स, ओके। अब हम लोग जो है कुछ अपने नेक्स्ट रिजल्ट्स को पढ़ेंगे। एक टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे पहले, ओके। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ओके।
सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be singular if determinant of a equal to 0. प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे, फिर कंडीशंस तक जाके धीरे धीरे थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और फिर कंडीशन तक पहुंचेंगे. ओके, तो हम सबसे पहले एक डेफिनेशन, एक चीज डिफाइन कर रहे हैं. इस सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को डिफाइन कर रहे हैं. तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये सिंगुलर तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो. फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, लेट a इक्वल टू 1 2 4 8. ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा? ये 8 minus 8 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट a इज सिंगुलर. ये सिंगुलर हो गई. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू ले लीजिए, लेट a इक्वल टू 1 2 0 1. इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 2 minus 0 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट a इज नॉट सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ये सिंगुलर नहीं है. ठीक है, एक डेफिनेशन ये है. उसके बाद हम डिफाइन करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या है. नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इस तरीके से है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं सिर्फ एक कंडीशन निकालने के लिए और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का. ये सारी बातें जो डिफाइन की जा रही हैं, जो रिजल्ट स्टेट किए जा रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं. ओके, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो वो सिंगुलर. ओके, जैसे कि आपने दोनों एग्जांपल देखे थे. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट अगर 0 तो सिंगुलर. ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कुछ और रिजल्ट्स को स्टेट करेंगे विदाउट प्रूफ. विदाउट प्रूफ हम कुछ और रिजल्ट्स को